बैक गाइस, आज हम वापस आ चुके हैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हुए। हम पढ़ रहे थे फेडरलिज्म। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है बेसिकली इंडिया के अंदर। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गया है वर्क्स वगैरह, जो मेनली जो डिविजन्स वगैरह पावर की, वो जरूरी तो है फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए, बट सफिशिएंट नहीं है। इंडिया के अंदर जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म की, वो मेनली जो डिपेंड करी थी, जो रिलेट कर सकते हैं हम, वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये हम कह सकते हैं जो उस टाइम के जो लीडर्स थे, उन्होंने काफी कुछ ऐसा करा जिससे हमारी कंट्री अभी तक यूनाइटेड है। ठीक है ना, जो अभी तक हम देखते भी आ रहे हैं, आप उनके बारे में हम पढ़ेंगे भी। किस रीजन की वजह से उन्होंने ऐसी सारी चीजें करी? रीजन क्या था? डिजायर, साथ में रहने का, अलग अलग लोगों का, अलग अलग डाइवर्सिटीज का। वो जो इन्होंने मेजर टेस्ट करे, जो मेजर इन्होंने चीजें करी, वो आज हम पढ़ेंगे। तीन मेजर चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मेजर टेस्ट था या जो मेजर टास्क था उस टाइम के लीडर्स के लिए, वो था लिंग्विस्टिक स्टेट का। लिंग्विस्टिक स्टेट से आप क्या समझते हो? स्टेट्स एक बेसिक लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है, एक स्टेट बना दिया लैंग्वेज, मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज इस स्टेट में बोली जाती है, तो ऐसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना। कुछ लीडर्स ऐसे भी थे जिन्हें लगता था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने से जो हमारा इंडिया है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर ये काफी ज्यादा फायदेमंद पाया गया, और इस लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने से हमारा इंडिया और ज्यादा यूनाइट हो गया, और ज्यादा लोग जो है वो साथ में आ गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बताता हूं आपको। जो मेजर टेस्ट क्यों था ये, आपने मैप देखा होगा इंडिया का 1947 का, और अब का देखो, काफी सारे जो स्टेट्स थे वो वैनिस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। काफी सारे जो स्टेट्स है वो दोबारा बन चुके हैं, जो न्यू स्टेट्स बन चुके हैं। काफी सारे स्टेट्स ऐसे भी है जिनके नेम चेंज हो चुके हैं, या फिर जिनके एरिया हमने बढ़ा चुके हैं। कुछ स्टेट्स के तो अभी भी, जैसे हैदराबाद, इसका डिवीजन हुआ था। मैसूर आप पहले बुक्स में रीड करते होगे, बट आप मैप में देखा होगा, आज के मैप में मैसूर कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि उसका नेम चेंज कर दिया गया था, तमिलनाडु चेंज कर दिया गया। ठीक है, ऐसे काफी सारे स्टेट जो है वो डिवाइड कर दिए गए थे। ठीक है, ये जो डिवीजन थी, ठीक है, ये जो डिवीजन थी वो किस बेसिस पे करी गई? क्योंकि लीडर्स चाहते थे कि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले पीपल सेम स्टेट में रहे, ठीक है, जिससे इनके बीच में कन्फ्लिक्शंस ना बैठे कि आज मैं कुछ लैंग्वेज बोल रहा हूँ, सामने वाला दूसरा लैंग्वेज बोल रहा है, तो हम बात कैसे करेंगे? अपनी लैंग्वेज कैसे, मैं अपने व्यूज में कैसे उसे बताऊंगा? तो ये चीज ना हो, इस वजह से हमारे काफी लीडर्स चाहते थे कि वो सेम लैंग्वेज का सेम स्टेट बने। ठीक है, तो ऐसा ऐसे ये पहला बेसिस था कि सेम लैंग्वेज का सेम स्टेट बने। दूसरा बेसिक उन्होंने क्या कराया, उन्होंने कुछ स्टेट्स ऐसे ही बनाए जिनके कल्चर्स सेम थे, जिनके ज्योग्राफीज एक जगह आती थी। जैसे हम एग्जाम्पल में बोल सकते हैं नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, और ऐसे काफी सारे अदर स्टेट्स भी है। ठीक है, थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि जो नागालैंड है वहां पे अपना एक अलग डाइवर्सिटी है। ठीक है, कोई कोई प्लेसेस नागालैंड में ऐसे भी है जहाँ पे आप नॉर्मली जा नहीं सकते हो, आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे आदिवासी जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वहां पे आपको जाने के लिए, उनके एरियाज में जाने के लिए आपको परमिशन लगेगी, आप नॉर्मली जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें करी क्यों गई? जिससे डाइवर्सिटी, जिससे एकता बने रहे, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा प्रेजेंट है। क्योंकि आप देखोगे काफी सारे रिलीजन ऐसे भी है जिनके अंदर जो पीपल्स होंगे वो सिर्फ 10,000 होंगे, मतलब 10,000 कम्युनिटी का एक रिलीजन, काफी कम हो जाता है ये तो। लेकिन स्टिल उनका रिलीजन बचा के रखने के लिए हमारे इंडिया के अंदर काफी सारी चीजें ऐसे लाए गए, काफी सारे लॉज, काफी सारी चीजें लीडर्स ने लाई गई, जिससे वो 10,000 लोगों का भी जो रिलीजन है, ठीक है, वो बचा के रखा जाए। ठीक है, ये था फर्स्ट मेजर टेस्ट इंडिया के लिए, इंडिया के लीडर्स के लिए, जिससे यूनिटी बनी रहे। सेकंड जो टेस्ट था वो था लैंग्वेज पॉलिसी का। अभी तक आप सुनते आ रहे होगे हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो सेकंड जो टॉपिक था वो है हमारा, या हमारा नहीं, जो एक टेस्ट था, मेजर टेस्ट ये भी था, वो था लैंग्वेज पॉलिसी का। अभी तक आप ये सुन के आ रहे होगे बार बार कि हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज, बट एक्चुअली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिससे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया हो। हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, बट सिर्फ 40% पीपल ही हिंदी बोलते हैं। और भी लैंग्वेजेस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 21 लैंग्वेजेस है जिसे शेड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। और ये लैंग्वेजेस कोई भी कैंडिडेट अपने स्टेट एग्जाम या क्या बोलते हैं सेंट्रल एग्जाम में यूज कर सकता है एज एन एग्जाम मोड, एज एन एग्जाम मीडियम। ठीक है ना,
तो मेन जो चीज थी वो क्या है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। रीजन क्या है, क्योंकि सिर्फ 40% पीपल ही हिंदी बोलते हैं। अदर 21 लैंग्वेजेस भी है जिसे शेड्यूल लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, 1965 में इंग्लिश का जो यूज है वो अबोलिश स्टॉप कर दिया गया था। बट जो तमिल के लोग थे उन्हें वो इंग्लिश की डिमांड कर रहे थे। रीजन क्या था, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। तो जो साउथ से नॉर्थ में अगर उन्हें बात करनी हो तो वो किस लैंग्वेज में करेंगे, और इंग्लिश का यूज बंद ही हो गया तो जो बातें होगी, जो शेयरिंग होगी नॉर्थ से साउथ के बीच में, वो कैसे होगी। इस वजह से उन्होंने काफी ज्यादा डिमांड करी, और जब नहीं माने तो उन्होंने काफी ज्यादा वॉयलेंट प्रोटेस्ट भी करे। ठीक है, इस वजह से लास्ट में आते आते गवर्नमेंट एग्री हो गई और उन्होंने हिंदी, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हिंदी और इंग्लिश को, और नहीं एंड, ठीक है ना, डिफरेंस आप समझते होगी, इतनी तो इंग्लिश आपको आती होगी, हिंदी एंड इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। तो आप देख रहे हो, एक चीज आपने देख रहे होगे, ठीक है ना, एक चीज आप देख रहे होगे कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई उस टाइम के लीडर्स ने, उनकी बात मानते हुए, ठीक है, अपोज नहीं करी, उनकी बात मानी और उसी बेसिस पे जो स्टेट थे वो डिवाइड कर दिए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई इंडियन के लीडर ने, वो एक मेन रीजन है जिसने अवॉइड करा काफी सारी सिचुएशन जो हमने श्रीलंका में देखी थी। लास्ट चैप्टर में हम श्रीलंका के बारे में बात करके आ चुके हैं, आप वहां पे जाके देख लीजिए। काफी ज्यादा ऐसी वायलेंट सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस हो गई थी श्रीलंका के अंदर, बट ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने, वो काफी ज्यादा अच्छी थी और उन्होंने ऐसे इस कंडीशंस को जो श्रीलंका के अंदर हुई थी उसे अवॉइड कर दिया पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, ये था सेकंड टेस्ट, सेकंड मेजर टेस्ट जो, या सेकंड मेजर चीज जो फेस करा हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए। थर्ड जो था वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, काफी टाइम पहले का ये मतलब नहीं है 400-500 साल पहले चले जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ और बात करते हैं 1990 से पहले की, 1947 के बाद की। जो सेम पार्टी ही सेंटर और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स पे राज करती थी। ऐसे टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी, ठीक है, क्योंकि सेम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी भी सेम, स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी भी सेम, तो जो ऐसे टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अच्छे से अपने राइट्स को नहीं कर पाती थी एज अ ऑटोनोमस यूनिट की तरह। ठीक है, इंडिविजुअल अपनी यूनिट की तरह वो उस राइट्स को फॉलो नहीं कर पाती थी। ठीक है, और अगर अदर पार्टी भी हो स्टेट्स में तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करके उसे डिसमिस कर देती थी कभी कभार, ये जो वो लॉज पास करते थे उसे अबॉलिश कर देती थी, ले लेती थी वापस। लेकिन ये सारी चीजें चेंज हो गई, और ये चेंज कब हुई, 1990 में। क्योंकि ये जो एरा था, इस एरा में देखा गया कि काफी सारी रीजनल बोलेंगे, ठीक है ना, इस एरा के अंदर काफी सारे रीजनल गवर्नमेंट बनाए, रीजनल पार्टीज बनी गई। ठीक है, इस एरा के अंदर काफी सारी रीजनल पार्टीज बनी गई। कोलिशन गवर्नमेंट का एरा भी हमने इसी में स्टार्ट होता हुआ देखा। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जहां पे कोई भी एक पार्टी अपनी बहुमत मेजोरिटी नहीं दिखा पाती है लोकसभा में, और दो पार्टीज मिलके अपनी बहुमत या मेजोरिटी से लोकसभा या गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम कोलिशन गवर्नमेंट। इस एरा के अंदर हमने कोलिशन गवर्नमेंट भी देखी। इस एरा के अंदर हमने काफी सारी रीजनल पार्टीज बनते हुए देखी। ठीक है, जो अलग अलग रीजन की जो पार्टीज उठ के आ रही थी, और ये जो ट्रेंड हुआ, इस ट्रेंड को सुप्रीम गवर्नमेंट की जजमेंट ने भी सपोर्ट करा। और ये रीजन है, ये मेन रीजन है कि अब तक भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को अबॉलिश करने। ठीक है, तो अब तक हम पढ़ के आ चुके हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ के हुई आई। ठीक है, कि कैसे फेडरलिज्म वो प्रैक्टिस होता है इंडिया के अंदर। अब इस चीज को अच्छे से आप याद करके रखना, क्योंकि जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जो हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें ये जो चीज है वो काफी ज्यादा रिलेट करेगी कि कैसे पावर जो है इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइज हुई। ठीक है, तो अच्छे से आपने वीडियो को देख लिया होगा, मैं समझता हूँ ये बात। और अगर आपको नोट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।